All right, I hope you can all hear me. Let's start. Okay, we have um, 8 people in the class. 4 are responding to the poll. Never mind. I'll share my screen. अच्छा, सो आज हम बैकएंड स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। वैसे भी फ्रंट एंड में हमारे कुछ चीज़ें रहती हैं, इसके बाद से हमने रिएक्ट पढ़नी थी, लेकिन आई विल डू दैट लेटर। अभी हाँ, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से फ्रंट एंड हो रही है, एंड आई थिंक आई शुड गिव दैट अ ब्रेक। अभी आप असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 3 पे, नंबर 2 पे, सॉरी। जैसे ही आप सबमिट कर लेंगे ये कल, शायद उसकी सबमिशन से पहले ही मैं आपको उसकी अगली असाइनमेंट भेज दूंगा, असाइनमेंट नंबर 3। वो भी फ्रंट एंड रिलेटेड ही होगी, लेकिन वो आप कह लेंगे अब चूंकि फ्रंट एंड आप सारा कुछ कर चुके हैं। और देखिए, रिएक्ट में आपकी कोई कोई नई कैपेबिलिटी नहीं सीखेंगे। यू कैन बिल्ड एनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन नाउ। रिएक्ट से बस इट विल बी इजियर टू बिल्ड, कह लें। तो इट्स जस्ट चेरी ऑन टॉप, या कह लें कि बेटर सिंटैक्स और समथिंग। तो अभी आप सब कुछ बना सकते हैं, तो आई गिव यू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्रंट एंड असाइनमेंट टू वर्क ऑन। तो आज हम बैकएंड, अच्छा। सो बैकएंड हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। क्योंकि यू ऑलरेडी नो जावास्क्रिप्ट, यू कंफर्टेबल विद इट, आप फ्रंट एंड पे इसको अच्छी तरह कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। वरना अगर मैं पाइथन में बैकएंड कराता हूँ तो फिर एक नई लैंग्वेज है जो कि मुझे पहले सिखानी पड़ेगी, और फिर उसके अंदर करेंगे। और अब इंडस्ट्री में आपको ज्यादातर बैकएंड आपको 3 लैंग्वेजेस में नजर आएंगे। मॉडर्न बैकएंड ज्यादातर जो नए प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं, वो या तो जावास्क्रिप्ट में शुरू किए जाते हैं। कई आपको पाइथन में भी शुरू किए जा रहे होंगे, नजर आएंगे। और कुछ लेगेसी सिस्टम्स, या जो अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी नए बैकएंड्स भी जावा में लिखती है, जिनको होता है कि हम बहुत बड़े एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम्स लिख रहे हैं, जैसे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, उस तरह की चीजें। वो फिर जावा में लिखते हैं। सो आई एम स्टिकिंग टू जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैंने आप लोग को ये बात हम शुरू में पढ़े थे, बताई थी कि योर ब्राउजर हैज एन इंजन दैट रन्स जावास्क्रिप्ट, राइट। क्रोम में उसको V8 इंजन कहते हैं, फायरफॉक्स में आई थिंक स्पाइडर मंकी कहते हैं उसको। सो वी लाइक जावास्क्रिप्ट वाज डिजाइंड टू रन इन द ब्राउजर। उसका मकसद वही था जो फ्रंट एंड पे जिस तरह आपने इसको यूज किया है, कि इट सॉर्ट ऑफ लेट्स से रिएक्ट्स टू इवेंट्स, राइट। आपने देखा कि उसके उसके अंदर जो कॉल बैक्स वाला सिंटैक्स है, प्रोमिसेस वाला सिंटैक्स है, एसिंक अवेट वाला सिंटैक्स है, ऑल ऑफ दैट। जिसमें आप करते हैं बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, आप कॉल बैक पास करते हैं। सेट टाइम आउट करके आप कॉल बैक पास करते हैं। रिक्वेस्ट भेज के जे क्वेरी में डॉलर डॉट गेट करके आप कॉल बैक पास करते हैं, राइट। सो वो कॉल बैक्स वाला जो सारा सिंटैक्स है, इट्स वेरी नेचुरल टू जावास्क्रिप्ट, बिकॉज what JavaScript is built to do is respond to events, and that is what the front end code is, right? कि if the user button clicks on the button, do this. If the user types in that input field, do this. If the user moves their mouse over this particular thing, then do something. Um, if the response to this request comes back, do this. If 5 seconds have gone by, do this. If the user's laptop has lost the internet connection, do this. इस तरह से बहुत से events and you just respond to those events, right? And so it turns out that the server is also quite similar to that. A server application, what does a server application do? We studied this when we started web development, and I taught a lecture titled, जो हमारा पहला लेक्चर था, हाउ द वेब वर्क्स के नाम से था। और उसमें हमने चीज पढ़ी थी, सॉरी लेट मी सी, राइट, सॉरी। उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि यार आपके पास होता है क्लाइंट आपका, एक लैपटॉप कर लें। क्लाइंट उस लैपटॉप को भी कहते हैं, उसके अंदर चल रहे ब्राउजर को भी कहते हैं। ये उसका एड्रेस बार है, और आपके पास होता है आपका सर्वर। सर्वर इस मशीन को भी कहते हैं, इस पे चल रही एप्लीकेशन को भी कहते हैं।
जो कि चल रही है इस पे। अब सर्वर एप्लीकेशन का काम क्या होता है, हमने ये बात पढ़ी भी है। उसका काम ये होता है कि व्हेन यू टाइप समथिंग इन द ब्राउजर, जैसे facebook.com, तो बाय डिफॉल्ट द ब्राउजर सेंड्स अ गेट रिक्वेस्ट। facebook.com से ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस क्या है, वेयर इज दिस सर्वर। facebook.com जो डोमेन नेम है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ये जो आपको चीज मिलती है, जब आप ये एंटर करते हैं, तो दिस इज गिवन टू अ प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। आई थिंक डोमेन नेम सिस्टम होता है शायद। इसके ये सिस्टम के थ्रू ये गुजरता है, और उसके में से हमें मिलता क्या है, एक आईपी एड्रेस। ऐसे करके अजीब सा मैंने रैंडम लिखा है, इट मे बी रॉन्ग। एक आईपी एड्रेस मिलता है आपको। ये आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ दिस सर्वर, कि ये सर्वर, इंटरनेट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। तो वंस द ब्राउजर हैज दिस, द ब्राउजर सेंड्स अ गेट रिक्वेस्ट टू दिस आईपी एड्रेस, और उसमें वो यूआरआई लिखता है स्लैश, यूआरआई एज इन द यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, के व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट आई वांट टू गेट फ्रॉम द सर्वर। रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट। अब तक आप ये अगेन रिक्वेस्ट मेथड्स वगैरह, हम गेट पोस्ट अब तक ये दोनों यूज कर चुके हैं फ्रंट एंड पे। हमने चीजें भेजी भी है बैकएंड को सेव होने के लिए यूजिंग फॉर्म्स, और हमने रिसीव भी की हैं। तो आपको पता है इससे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, बट दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ द गेट रिक्वेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द यूआरआई, कि हम, हमारी इंटेंट क्या है इस रिक्वेस्ट की। वी वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर, वी आर नॉट गिविंग समथिंग टू द सर्वर, वी गेटिंग समथिंग फ्रॉम सर्वर। व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी आर गेटिंग, बाय डिफॉल्ट वो स्लैश होता है, ठीक है। Now the server application running on the server, what's its job? Its job is to listen. This word is important, for any incoming requests, and when a request comes in, it sends a response back, जिसमें वो चीज होती है जो यूजर ने मांगी होती है। तो फॉर एग्जांपल इट मे बी एन HTML फाइल, ठीक है। और वो फिर एंड ऑफ कोर्स दिस फाइल, इट्स जस्ट टेक्स्ट, राइट? योर HTML is code, but what is code? It is some text, right? So it is text actually that gets sent to the front end, and in so the response के अंदर जो response का text है actual, वो कह लें कि आपकी वो HTML का कोड होता है आपका। और response के headers के अंदर लिखा होता है कि ये जो टेक्स्ट मैं आपको भेज रहा हूँ ये किस लैंग्वेज में है, ठीक है। वट लैंग्वेज इज दिस कोड रिटन इन, उसमें लिखा होता है कि ये HTML है। उसके अंदर आई थिंक इसके इसके हेडर के अंदर ना एक होती है कंटेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वैल्यू होती है टेक्स्ट स्लैश HTML, ठीक है। तो ब्राउजर को जब रिस्पॉन्स मिलता है, उसको रिस्पॉन्स का एक्चुअल टेक्स्ट नजर आता है, विच इज द HTML कोड, ठीक है। उसको उसको नजर आता है कि कुछ टेक्स्ट है। अब उसको नहीं पता कि ये HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में है, ये CSS में है, ये प्लेन टेक्स्ट है, या ये JSON है, ये क्या चीज है उसको नहीं पता होता, ये इमेज आ रही है, क्या चीज आ रही है, ठीक है। द हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट दैट कंटेन्स द कंटेंट टाइप, दैट टेल्स द ब्राउजर कि अच्छा जो तुम्हें टेक्स्ट नजर आ रहा है ना रिस्पॉन्स के अंदर लिखा हुआ, वो एक्चुअली इट इज HTML text, and then the browser parses that text as HTML and it shows you your screen, ठीक है। तो ये जो काम है बेसिकली, एक रिक्वेस्ट को रिसीव करना, और उसके जवाब में एक रिस्पॉन्स में जो भी चीज भेजनी है वो भेजना, रिस्पॉन्स के करेक्ट हेडर सेट करना, ये आपके सर्वर पे काम होता है, ठीक है। एंड यू कैन थिंक ऑफ द रिस्पॉन्स हेडर्स एज के, एक आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, द एक्चुअल बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स, एंड द हेडर सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब्स दैट बॉडी, कि ये जो रिस्पॉन्स है ये मसलन किस किस सर्वर ने भेजा है, किस टाइम भेजा था, कहाँ से आया है, इसमें जो चीज पड़ी हुई है जैसे कंटेंट टाइप वो क्या है, ये जो चीज है ये कैश में से आ रही है या ये लाइव है, इस तरह की बहुत सी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं अबाउट दी एक्चुअल कंटेंट। जिस तरह आप समझ लें कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। द बॉडी कंटेन्स द actual document, actual things that actually show up on the screen. The head contains information about that document, the title, the CSS imports, that sort of a thing, right? But meta information, you may say. तो उसी तरह से रिक्वेस्ट में भी एक एक्चुअल बॉडी होती है रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट में भी रिस्पॉन्स में भी, दोनों में ऐसे ही होता है कि एक एक्चुअल बॉडी होती है और एक उसके कहने के हेडर्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो सर्वर एप्लीकेशन है उसका काम क्या है, लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स इन सेंड अ रिस्पॉन्स, ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज आल्सो इवेंट ड्रिवन, और यू मे से जिस तरह फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट होती है, इट रिएक्ट्स टू इवेंट्स, दिस आल्सो रिएक्ट्स टू इवेंट्स। ऑल इट डज इज इट वेट्स
फॉर अ सर्टेन इवेंट टू अकर। जिस तरह फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, आप कुछ इवेंट लिस्टनर्स लगा देते हैं, एंड देन यू वेट, लाइक यू वेट फॉर द यूजर टू क्लिक ऑन अ बटन, द यूजर क्लिक्स ऑन द बटन, द कॉल बैक गेट्स एडेड टू द इवेंट क्यू, the JavaScript pulls that callback out of there and runs it, ठीक ठीक है। उसी तरह से सर्वर के वे पे यही होना है कि the server just sits idle, the main JavaScript thread is free, it's waiting for a request to come in, the request comes in, the there will be a callback, उसी तरह से the callback will be pushed to the event queue, मेन थ्रेड अगर फारिग होगी तो वो उसको क्यू में से निकाल के एग्जीक्यूट कर देगी और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस तरह से और तो हमें पता ये चला कि यार सर्वर के ऊपर भी इसी तरह का कुछ काम हमने करना होता है, तो वी वांटेड टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर एज वेल, एंड सो व्हाट वी डिड वाज कि जो ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट इंजन है, हमने उसको ब्राउजर के अंदर से निकाल के एक स्टैंड अलोन एंटिटी बना दिया, ठीक है, जिसको हम फिर ये कहते हैं नोड जेएस कहते हैं, जो जो क्रोम का कह लें V8 इंजन है, उसको उसमें से निकाल के एक सेपरेट एंटिटी बना दें और उसकी इर्द गिर्द थोड़ी सी उसके एजेस को रिफाइन कर दें, सो दैट इट कैन रन आउटसाइड द ब्राउजर, दैट इज नोड जेएस, ठीक है। एंड नोड जेएस उसके अंदर ऑब्वियसली इट्स व्हाट इज नोड जेएस, इफ आई वर टू आस्क यू, if someone were to ask you, uh, many people I make this mistake, and it's an immediate turn off in interviews. If someone says this in an interview, they often get rejected if they say कि node, they say वो पूछते हैं आप कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको, वो कहते हैं जावास्क्रिप्ट, नोड.js, राइट। ये दिस इज अ नोड.js इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स एन इन्वायरमेंट, इट्स एन इन्वायरमेंट इन विच जावास्क्रिप्ट रन्स, ठीक है। जैसे कि ब्राउजर, द जावास्क्रिप्ट इंजन ऑफ द ब्राउजर, या कह लें सिर्फ ब्राउजर भी कह सकते हैं, द ब्राउजर इज एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट चलती है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हेन वी आर रनिंग जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, द एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज फ्रॉम द एनवायरनमेंट यू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप जब code.js लिखते हैं, जो कि आप ब्राउजर में HTML फाइल में इंपोर्ट करते हैं इसको, यहाँ पे आपको आपको पता है ना, आप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज वो कोई डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाती ना डॉक्यूमेंट के नाम से। ये कौन बनाता है? ये बनाता है आपका ब्राउजर, ठीक है। तो सिंस यू आर रनिंग योर जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्राउजर एनवायरनमेंट, द ब्राउजर प्रोवाइड्स सम थिंग्स टू यू, जिनमें से एक ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से विंडो ऑब्जेक्ट भी होता है, उसके अंदर विंडो की कह लें उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, आई थिंक सेट टाइम आउट भी उसके अंदर पड़ा होता है। सेट टाइम आउट अब एक ग्लोबल भी आप बगैर विंडो के भी यूज कर सकते हैं, बट वो भी पड़ा होता है वहाँ पे, विंडो में अभी बहुत चीजें पड़ी होती हैं। और भी इस तरह की बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं ब्राउजर से। आपको फेच फंक्शन मिलता है, ये फेच फंक्शन कहाँ से आया? ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है, ब्राउजर डिफाइन करता है इसको, ठीक है। ये नोड में भी अब अवेलेबल है, पहले नहीं होता था, अब अवेलेबल है नोड के अंदर भी। So Node.js gives an environment to run JS for any application. For any application. और Node.js में लोग गेम्स भी लिख लेते हैं और कुछ, बेसिकली ब्राउजर के बाहर अगर आपने जावास्क्रिप्ट चलानी है, क्योंकि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का काम क्या होगा कि एक यूआई चल रहा है, जावास्क्रिप्ट उस यूआई को कैलो कंट्रोल करेगी, उसको इंटरेक्टिव बनाएगी, राइट। बट वट इफ यू डोंट वांट, क्योंकि देखो सर्वर के ऊपर तो ब्राउजर नहीं होगा ना। हमने अभी एक जो डायग्राम बनाई थी रेड कलर का, मैंने सर्वर बनाया था, सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर पे ब्राउजर क्यों होगा? लाइक सर्वर को तो कोई यूजर बैठा यूज नहीं कर रहा ना। सर्वर्स तो अक्सर उनका डिस्प्ले भी नहीं होता, वो बस एक सीपीयू सा होता है जो पड़ा होता है कहीं पे, ठीक है, किसी बिल्डिंग के अंदर। तो द सर्वर डज नॉट हैव अ ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट रन करनी है सर्वर पे, कहाँ पे करें? पूरा ब्राउजर चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यू जस्ट टेक द पार्ट ऑफ द ब्राउजर दैट रन्स जावास्क्रिप्ट आउट ऑफ द ब्राउजर, make it a standalone entity, that is Node.js, ठीक है। And so since you're running it outside the browser now, that means that the environment that the browser provided to you is not available anymore, ठीक है, which means कि when you run uh, JavaScript in Node.js, the document object is not available, obviously, ठीक है। Why should it be? There is no document, there is no browser, the window object is not available. Why should it be? There is no window, right? Fetch available है, पहले नहीं होता था, अब available है, आप क्योंकि रिक्वेस्ट तो सर्वर भी भेज सकता है ना। जैसे कि यूजर ने आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और आपसे कोई चीज पूछी जो आपके सर्वर को नहीं पता, या वो इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर ने कहीं और से लेनी है। जैसे कि मतलब वो बहुत से केसेस हो सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट से कुछ पूछते हैं, मैं चैट जीपीटी के एपीआई को हिट करता हूँ, उसको गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वहां से रिस्पॉन्स लेके उसको थोड़ा सा HTML में फैंसी दिखा के आपको HTML फाइल भेज देता हूँ। तो द सर्वर कैन ऑल्सो सेंड रिक्वेस्ट ऑब्वियसली, तो इसलिए सर्वर पे फेच भी अवेलेबल होता है। बट दैट्स बेसिकली व्हाट Node.js इज।
an environment in which you run JavaScript. Never call it a language. It is not a language. The language is JavaScript, ठीक है? And JavaScript is the same. Um, so ये हमारे पास एक code.js फाइल है। अगर हमने इसको ब्राउजर में चलाना होता है तो हम कैसे चलाते हैं? हम एक HTML फाइल बनाते हैं, उसमें स्क्रिप्ट टैग बेस से इंपोर्ट करते हैं। अगर ब्राउजर के बाहर चलाना है इसको मैंने, तो आई कैन जस्ट, आपने Node.js इंस्टॉल करके रखनी है अपने लैपटॉप में पहले, और आप चेक कर सकते हैं कि वो इंस्टॉल होगी है कि नहीं, बाय रनिंग नोड डैश डैश वर्जन। तो अगर आपको ऐसे वर्जन नंबर लिखा है तो इसका मतलब इंस्टॉल हो गई है। अगर लिखा है कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड तो इसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुई। अगर आप मैक पे हैं तो आप आई थिंक ब्रीव इंस्टॉल करके आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप इंस्टॉल करें एनवीएम विच इज नोड वर्जन मैनेजर, ठीक है? एनवीएम इंस्टॉल करें, और उसके थ्रू फिर नेक्स्ट चीज इंस्टॉल करें। इट अलाउज यू टू मैनेज नोड वर्जन्स। क्योंकि अक्सर होता है कि आप काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे और आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट नोड जेएस के वर्जन 18 में लिखा हुआ है, एक प्रोजेक्ट नोड जेएस के वर्जन 20 में लिखा हुआ है। तो इट अलाउज यू टू क्विकली स्विच बिटवीन नोड जेएस वर्जन्स, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट्स नॉट मैंडेटरी। आप डायरेक्टली नोड भी इंस्टॉल कर लेते हो, इतना कोई मसला नहीं है। वो ज़ाहिर है कि फिर लेटेस्ट वर्जन नोड का इंस्टॉल कर देगा। आई थिंक आजकल 22 चल रहा है। मैं देख लेता हूँ नोड वर्जन मैनेजर लिस्ट रिमोट। तो 24.0 वर्जन है जो है वो अब स्टेबल है। लेटेस्ट जिसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो ये है, वर्जन 22। तो मैं भी किस पे हूँ? नोड डैश वर्जन मैं 24 पे हूँ। हाँ, तो आई एम ऑन द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? अच्छा, तो मैं नोड लिखूंगा जब नोड इंस्टॉल्ड है मेरे पास, स्पेस, और फिर उसको फाइल का नाम दूंगा, तो वो चल जाएगी। ये यहाँ पे 7 मेरे पास कंसोल लॉग 7 हो गया, ठीक है? आई कुड ऑल्सो डू लाइक एड हेलो वर्ल्ड हियर, ठीक है, एंड रन इट अगेन। ये हेलो वर्ल्ड 7, ठीक है? नाउ मेक श्योर कि व्हेन यू डू दिस योर टर्मिनल इज इन द सेम फोल्डर जिसमें ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? देखिए इफ माय टर्मिनल वाज लाइक ओवर इन द होम डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल, अब टर्मिनल मेरा उस फोल्डर में नहीं जिसमें कोड.js पड़ी है। कोड.js मेरी यहाँ पड़ी हुई है, ये नजर आ रहा है पाथ आपको? ये मैं हवर करता हूँ तो पाथ नजर आता है। टीचिंग के फोल्डर में, वेब डेव C6 के फोल्डर में, लेक्चर 13 के फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? टर्मिनल मेरा जबकि वो सिर्फ वो होम डायरेक्टरी में है। तो अगर मुझे यहाँ से रन करना है तो मुझे नोड को फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा कि यहाँ से जाओ तुम टीचिंग डायरेक्टरी में, वहां से जाओ तुम वेब डेव C6 डायरेक्टरी में, वहां से जाओ लेक्चर 13 में, वहां कोड.js पड़ी है, फिर ये जाके रन होगी, ठीक है? अगर मैं ऐसी नोड कोड.js करूंगा वो कहेगा कि कुड कैन नॉट फाइंड दिस मॉड्यूल कोड.js, ठीक है? सो आपने इंश्योर करना है कि आपका जो टर्मिनल है वो उसी फोल्डर में हो। तो मैं वापस उसी फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है? आप CD करके उस फोल्डर में चले जाएं तो आप उस फोल्डर में आ जाएंगे। तो आई टेक अ पोल जस्ट टू सी के सो फार यू आर विद मी। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब आ जाए कुछ जरा नई चीजों पे। ये अब तक तो ये चीजें मैं पहले बता चुका था। हम आ जाते हैं एनपीएम के ऊपर। एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इट्स अ सेपरेट टूल जिसका नोड इटसेल्फ से कोई खास इतना ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट के एवरी नोड जेएस प्रोजेक्ट दैट यू यूज विल बी यूजिंग अ पैकेज मैनेजर। और पीएनपी एनपीएम है। Yarn is another package manager, very popular. Yarn PNP is another one. PNPM is another one. PNPM is the one I use. But फिलहाल हम NPM पे रहते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल यही है। So what does NPM do? So अब तक अगेन आप लोगों ने फ्रंट एंड सीख तो लिया है, लेकिन आप लोगों ने अब तक इतना फ्रंट एंड नहीं लिखा कि आप इस प्रॉब्लम से आपका पाला पड़ा हो। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि आप कई दफा अपने कोड में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम आपने देखा हम jQuery यूज कर रहे थे, राइट? अब ये क्वेरी को मैंने उस वक्त तो जैसे इंपोर्ट किया था, वो मैंने कैसे किया था कि मैंने यहाँ पे हेड टैग में एक स्क्रिप्ट डाली थी, SRC। और वो SRC के अंदर मैंने ऑनलाइन एक जे क्वेरी की स्क्रिप्ट का यूआरएल निकाला था, जे क्वेरी CDN ऐसे करके, जहाँ से मुझे उसका यूआरएल मिल गया था। ये मिसाल के तौर पे ये पूरा स्क्रिप्ट टैग ही जैसे कहने के मिल गया मुझे। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है? ये यानी कि ये फाइल जो है ये फाइल है .js फाइल, लेकिन कहीं और पड़ी हुई है, ठीक है? एक्सटर्नल पड़ी हुई है, बाहर कहीं पे है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये देखें फंक्शन और ये वो। अ, मैं इसको ज़ाहिर है कि डाउनलोड करके फिर अपने पास लोकली भी रख के इंपोर्ट कर सकता था कि ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, कमांड एस दबाता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट फाइल मैं सेव कर लेता हूँ लेक्चर 13 वाले फोल्डर के अंदर, और वहां लोकली मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है? अब इस तरह करने में मसला ही होता था। अक्सर लोग इस तरह से एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके उनकी फाइल यहाँ पे रख लेते थे, जैसे jQuery.js यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है? अपने कोड में किया उसको इम्पोर्ट,
jQuery.js, ठीक है, और इस्तेमाल करना शुरू कर दी। लेकिन हुआ ये कि बाद में ये याद नहीं रहा कि जो jQuery मैंने इंपोर्ट की हुई है ये कौन सा वर्जन है jQuery का, और अब नया वर्जन आ गया है, ठीक है, उसको कैसे इसको रिप्लेस कैसे करें नए नए वर्जन वाली फाइल से, और अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो क्या मेरा कोड एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। और ये कि कुछ कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनके फिर फर्दर पैकेजेस होते हैं जिनको चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से मैंने एक नया एक पैकेज इंस्टॉल किया जो है jQuery UI, ये भी एक पैकेज है, आपको नजर आएगा jQuery UI के नाम से। अब jQuery UI जो है ये एक और पैकेज है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के लिए तो वो ऐसे आता है jQuery UI, ये तभी काम करता है अगर आपने jQuery भी इंपोर्ट की हो, तो आप इसको तो इंपोर्ट करेंगे ही, लेकिन ये अजूम करता है कि आपने jQuery भी इंपोर्ट की हो, और ये इनके वर्जन आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि jQuery UI का आपने लेटेस्ट वर्जन किया और jQuery का आपने कोई 4 साल पुराना वर्जन रखा हुआ है अपनी कोड बेस के अंदर, या वाइस वर्सा, ठीक है। अब और ये भी हो सकता है कि jQuery UI लेट से आपने यूज की, उसको jQuery वर्जन 14 चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब लेट से हमने एक और लाइब्रेरी यूज की, वो थी मसलन लेट से jQuery calendar.js, मिसाल के तौर पे कैलेंडर फंक्शनैलिटी देने के लिए एक लाइब्रेरी थी, ये भी इसको भी jQuery चाहिए। ये कहती है कि मुझे चाहिए jQuery वर्जन 15, इसको ये कहती है मुझे jQuery वर्जन 15 चाहिए, ये कहती है मुझे jQuery वर्जन 14 चाहिए अंडर द हुड। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आप फंस गए, ठीक है। तो इस तरह के मसलों को सॉल्व करने के लिए वी हैव व्हाट वी कॉल पैकेज मैनेजर्स। जिस जब भी आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो आप खुद उसका कोड जाके डाउनलोड करके इस तरह कुछ ना करें, आप क्या करें, वो पैकेज मैनेजर ये सारी चीजें हैंडल कर लेता है। वो आप उससे कहें कि यार तू jQuery UI इंस्टॉल कर, jQuery UI वो इंस्टॉल करेगा, उसको उसकी फिर जो आगे सब डिपेंडेंसीज है उसको क्या कुछ चाहिए, उसको jQuery चाहिए, उसको और 15 लाइब्रेरीज चाहिए, उनके कौन कौन से वर्जन चाहिए उसको पता होता है सब कुछ, ठीक है। जो पैकेज मैनेजर है इट नोज, उसको पता है jQuery UI क्या है, उसको पता है jQuery UI को jQuery का कौन सा वर्जन चाहिए, उसको कौन कौन सी लाइब्रेरी से कौन कौन से वर्जन चाहिए, वो वर्जन डाउनलोड करके इट विल इंश्योर कि व्हेन jQuery UI runs it gets the perfect jQuery version, ठीक है। Similarly when you add another package, it knows उस पैकेज को jQuery कौन सा वर्जन चाहिए, and even if it's different it will make sure कि this package gets access to that jQuery version. Now how do these package managers work under the hood? That's a whole different topic. We obviously won't get into that, but what we're concerned with is how do we use them, and here's how we use them. Whenever you start a new project, the first thing you do is you initialize an npm repository, um, an npm project. You say npm space init. आपने जब नोड इंस्टॉल करनी है आपने npm इंस्टॉल करना है, और ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। npm इंस्टॉल हो गया एक दफा, फिर आप npm स्पेस init रन करें, ठीक है। दिस विल क्रिएट अ न्यू npm रिपोजिटरी या पैकेज। पैकेज का नेम बताएं, हम इसे कहते हैं लेक्चर 13 ही कह लेते हैं, वर्जन 1 के जो ये एंटर एंटर करते हैं, जो कि एंटर करने कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एंट्री पॉइंट इज कोड जेएस, बिल्कुल ठीक है। टेस्ट कमांड एंटर करते जाएं, बस करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। यस, ये क्या करेगा, सिर्फ ये एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना देगा, ठीक है। और इसमें ये इस प्रोजेक्ट इस पैकेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, यानी व्हाट इट्स डूइंग इज के ये जो फोल्डर है, नाउ दिस फोल्डर विल बी ट्रीटेड एज लाइक अ प्रोजेक्ट, ठीक है, अ नोड जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड दिस फाइल इज लाइक यू कैन से दी क्या कहना चाहिए, लफ्ज मेरे दिमाग में कुछ अच्छा नहीं आ रहा। कह लें कि ये रिप्रेजेंट करती है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि इस फाइल इस फोल्डर में जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका ऑथर कौन है, ठीक है, इसका लाइसेंस क्या है, इज इट फ्री, पब्लिकली फ्री टू यूज, इसकी डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ लेक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर इसमें और भी बहुत सी चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्क्रिप्ट्स पड़ी होती हैं, देखिए एक टेस्ट स्क्रिप्ट उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डालता हूँ स्टार्ट के नाम से, ठीक है, और उसमें मैं कमांड लिखता हूँ एक नोड कोड डॉट जेएस, ठीक है। um, and now what I can do is I can say npm run, and then I can write the name of the script. This was the script. When I do this, what will happen is कि
मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखा था ना, ये वाला कमांड, ये रन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई कैन ऑल्सो डू हियर नोड कोड डॉट जेएस, एंड व्हाट दैट विल डू इज के वो कोड डॉट जेएस फाइल जो है मेरी, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ नोड कोड डॉट जेएस, व्हाट विल इट डू, इट विल रन माई कोड डॉट जेएस फाइल। वो बिल्कुल ठीक है। बट मैं, आप समझे कि मैं यहाँ से जाके काम पकड़ रहा हूँ, साइड से जाके मैं यहाँ से ही पकड़ सकता था, लेकिन मैं वो यहाँ से जाके पकड़ रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैकेज जेसॉन में स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, उसका नाम रखा हूँ मैं स्टार्ट। उसमें रख रहा हूँ मैं नोड स्पेस कोड डॉट जेएस, वही जो कमांड जो मैंने यहाँ पे रन किया था, ठीक है। और मैं npm रन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं npm से कहता हूँ नोड पैकेज मैनेजर से कि पैकेज डॉट जेसॉन में जो स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है जो मुझे रन करनी है, ठीक है, npm रन। वो कौन सी स्क्रिप्ट है, स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट। तो वो करता ये है कि वो सिंपली ये यहाँ ये रन कर देता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। नाउ यू मे थिंक व्हाई वुड यू डू दिस, व्हाई नॉट जस्ट रन नोड स्टार्ट code.js every time, ठीक है। why would you do npm run start, वो इसलिए कि npm run start has become like a convention in the industry. So now what happens is, whenever you download any project, any node.js project from the internet, ठीक है, you don't need to know what command is used to run this project, because the command may be very different than this. हो सकता है नोड ना हो सकता है पहले टाइप स्क्रिप्ट चलती हो, उसको कन्वर्ट करती हो सकता है इसमें कुछ एडिशनल पैरामीटर्स जाने होते हो, कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स हो। मसलन आप यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी बता सकते हैं नोड जेएस को कितनी होगी, रैम अलाउंस कितनी होगी, हीप में मेमोरी कितनी अलाउड होगी। बहुत सी चीजें हैं जो कि इस कमांड के अंदर और जा सकती हैं। द नोड कमांड नॉट जस्ट टेक्स द नेम ऑफ द फाइल, इट टेक्स मच मोर एज वेल। तो द एक्चुअल कमांड टू रन दैट प्रोजेक्ट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डाउनलोड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट, आपके दोस्त ने एक वेबसाइट बनाई है, एक बैकएंड बनाया, उसने आपसे कहा यार ये फाइल है, इसको अपने पास चला ले, ठीक है। तो यू डोंट ऑब्वियसली ऑलवेज नो कि इसको चलाने के लिए मुझे क्या कमांड रन करना है। सो हम आंखें बंद करके, हम चुप करके आगे npm रन स्टार्ट कर देते हैं। एंड वट एवर द कमांड इज, वी एक्सपेक्ट कि वो जो डेवलपर है जिसने ये लिखा हुआ है, ये फोल्डर पूरा, उसने वो जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे डाली होगी हमेशा, ठीक है। सो वी कैन जस्ट रन npm रन स्टार्ट, और जो भी वो वट एवर कमांड इज नीडेड टू रन दिस प्रोजेक्ट, वो रन हो जाएगा यहाँ पे खुद ही, ठीक है। एंड दैट्स वाई वी डू दिस, ठीक है। हम npm रन स्टार्ट रन करते हैं। वो उसने बताया कि मैंने लेक्चर 13 प्रोजेक्ट का वर्जन 1 उसमें स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट रन की है। जो जो स्क्रिप्ट का कोड है वो क्या है, नोड कोड जेएस, ठीक है। और ये आउटपुट आ गया उसका, ठीक है। सो ये बात समझ में आई है अब तक आपको। I'll take a poll. मैं भी पैकेज जेसॉन के और बहुत फायदे बताता हूँ, अभी तो मैंने एक छोटी सी चीज बताई है, ठीक है। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू डू आस्क। हाँ बिल्कुल, वली मेटा डेटा इज अनदर गुड वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट इट इज, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से देयर इज अ पैकेज दैट आई वांट टू यूज, ठीक है। एंड लेट्स लुक फॉर fun and easy npm packages to use. Easy and fun Node.js npm packages to use. हाँ Lodash है, आ, ठीक है, Lodash ही कर लेते हैं। and give me example Lodash function. Lodash अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है। No, give me a different one. इतना भी सिंपल नहीं यार। Is there capitalize first letter function in Lodash? हाँ तो ये बताना मुझे, बिल्कुल ठीक है। सो मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करने लगा हूँ, मुझे लाइब्रेरी यूज करनी है लोडैश, क्योंकि उसके अंदर एक फंक्शन है कैपिटलाइज के नाम से, जो करता है ये, आप उसको जो भी स्ट्रिंग देते हो वो उसके पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखें कैपिटलाइज का फंक्शन है, ये कॉल हुआ है, ये इसको हमने हेलो वर्ल्ड दिया, आउटपुट क्या है, एज कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ पहला। अच्छा, नाउ लेट्स, तो उसके लिए पहले मुझे लोडैश चाहिए, ठीक है, लोडैश की लाइब्रेरी चाहिए। मैं अगेन लोडैश की फाइल डाउनलोड करके उसको यहाँ पे एक डॉट जेएस फाइल में भी रख सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई विल डू इज आई विल रन npm install एंड जस्ट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। ये जो नेम है ये स्टैंडर्ड है, आप ऑनलाइन जाएंगे ना npm लिखेंगे तो ये npm की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हर पैकेज का एक यूनिक नाम होता है, जिस तरह लोडैश इज अ नेम फॉर
दिस स्पेसिफिक पैकेज, ये देख रहे हैं लोडैश। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी इफ आई क्लिक ऑन लोडैश। इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, इसकी गिटहब रिपोजिटरी क्या है, इसका होम पेज, इसकी वेबसाइट क्या है इस पैकेज की। ठीक है, इसको एक हफ्ते में कितने लोग डाउनलोड करते हैं, तो एक हफ्ते में इट इज डाउनलोडेड 89 million times in 1 week. ठीक है, it's a very popular package. And last published is 4 years ago. Now this is concerning. I didn't know that. ये 4 साल से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. Very strange. तो आप और इसको यूज कैसे करते हैं, उन्होंने बताया हुआ कि आप रिक्वायर का फंक्शन कॉल करें, उसमें लोडैश लिखें और आपको अंडरस्कोर के नाम से एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अंडरस्कोर के नाम से ऑब्जेक्ट मिलता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे फंक्शंस पड़े होते हैं। बट अगेन यूजेज में बताता हूँ आपको, बट पॉइंट इज कि जो भी इस पैकेज का नाम है ना, ये देखिए इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, npm आई लोडैश। आई इज शॉर्ट फॉर इंस्टॉल। आप npm इंस्टॉल भी कर सकते हैं और npm आई भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं भी npm इंस्टॉल लोडैश कर रहा हूँ। आई रन दिस कमांड एंड इट विल डू अ फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग यू मे नोटिस, इसके यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ऐड हो गया जो पहले नहीं था। दिस कंटेन्स द एक्चुअल कोड। इसने npm ने क्या किया है कि वो पैकेज ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किया है और उसको स्टोर किया है। वो स्टोर जो करना है उसने इसी फोल्डर में करना है कहीं पे, वो सब कुछ स्टोर करता है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है, आप यहाँ खोलेंगे, देखें ये लोडैश पड़ी हुई है। ठीक है, इसको खोलेंगे आपको तो ये इसके सारे फंक्शंस वगैरह पड़े हुए हैं और इसकी अपनी पैकेज जेसॉन फाइल भी यहाँ पे होगी कहीं पे नीचे, इस लोडैश प्रोजेक्ट की पैकेज जेसॉन फाइल। ये पैकेज लॉग जेसॉन पड़ी हुई है, MNOP पैकेज, ये रीड भी पड़ी हुई है। असल में फाइल इतनी ज्यादा है कि वो मुझे मिल नहीं रही, बट स्टिल ये आपकी पैकेज लोडैश होगी। ठीक है, वो नोड मॉड्यूल्स में फेंक देता है, नोड मॉड्यूल्स खोलने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। एक और काम जो npm इंस्टॉल लोडैश करने से हुआ है वो ये है कि आप पैकेज जेसॉन में जाएंगे अगर अपनी, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये डिपेंडेंसीज के नाम से एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई है और उसमें ये लोडैश लिखा हुआ है और उसमें एग्जैक्ट वर्जन लिखा हुआ है कि कौन सा वर्जन लोडैश का एग्जैक्टली इंस्टॉल हुआ है, 4.17.21। ठीक है, मैं जब भी कोई ऐसे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा, जैसे मैं एक और इंस्टॉल करता हूँ एक्सप्रेस, तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगी। अभी आप देखना, ये देख रहे हैं, ये आ गई एक्सप्रेस। ठीक है, बट मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, या आई कैन ऑल्सो अनइंस्टॉल npm अनइंस्टॉल एक्सप्रेस, वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज आप देखेंगे ऐड हुई है, मैंने रन npm इंस्टॉल एक्सप्रेस npm इंस्टॉल लोडैश इज पैकेज लॉक डॉट जेसन। पैकेज जेसन पहले से थी, पैकेज लॉक डॉट जेसन बाद में आई है। व्हाट दिस डज इज फॉर नाउ बियॉन्ड आवर स्कोप, सो मैं आई वोंट गिव यू टू मच डिटेल क्योंकि दैट विल कंफ्यूज यू, तो अभी जस्ट इग्नोर दिस फाइल। ठीक है, बट एज सून एज यू इंस्टॉल सम पैकेजेस दिस विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू एडवांस फॉर दिस लेवल। So now, we have a package installed. How do we actually use it? When you want to use a package, you call the require function. This is a function that Node.js provides you. ठीक है, उसमें आप वो जो npm पैकेज का नाम है वो लिख लेते हैं। ठीक है, और आपको इस रिक्वायर फंक्शन से रिटर्न वैल्यू में वो मिल जाता है पैकेज। ठीक है, यू कैन स्टोर इट इन एनीथिंग, लाइक आई कैन स्टोर इट इन एज डो डैश। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है असल में। और अगेन अब यहाँ से आगे आपको जो डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उस लाइब्रेरी की, वो बताएगी कि जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं आपको क्या देती है वो। डज इट गिव यू अ स्ट्रिंग, एन ऑब्जेक्ट, एन अरे, व्हाट डज इट गिव यू। ठीक है, तो दिस इन दिस केस वी नो कि दिस गिव्स अस एन ऑब्जेक्ट, वो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं। इसका गिटहब है, ये इसकी डॉक्स है। डॉक्स में जाके आप जाते हैं तो वो आपको बताता है कि ऐसे अंडरस्कोर के नाम से अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, चंक का फंक्शन है, कनकैट का फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, अमूमन ना लोडैश को ट्रेडिशन ये है कि आप अंडरस्कोर के नाम से एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हो। ठीक है, इट्स जस्ट ट्रेडिशन, दैट्स हाउ एवरीबॉडी यूजेस लोडैश फॉर नाउ। ये आपको शायद अजीब लगे थोड़ा, इसलिए मैं इसको इसमें रखा हूं। इसमें हमारे पास लोडैश ऑब्जेक्ट में एक डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन है, ये देख रहे हैं। और आपको अब ये देखिए npm ये भी आपको सहूलत दे रहा है कि आप जब ऐसे लिखते हैं तो आपको ऑटो कंप्लीट मिल रहा है, लेकिन आपको एक तो नजर आ रहा है कि ये क्या, इसी के अंदर कैपिटलाइज के नाम से एक फंक्शन है। अगर मैं एक गलत फंक्शन का नाम इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे एरर देता है यहाँ पे। ठीक है, कि प्रॉपर्टी कैपिटलाइज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस। ठीक है, और दूसरा है कि इफ आई हवर ओवर इट आई आल्सो गेट सम डॉक्यूमेंटेशन। इट सेज इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस, इट टेक्स वन पैरामीटर व्हिच इज द स्ट्रिंग, इन इट रिटर्न्स द कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन भी देता है। आई कॉल दिस फंक्शन, आई गिव इट अ स्ट्रिंग। ठीक है, let's store the result here and console log the result. Let's run this script, npm run start. I could also do node
code.js, but I'll run npm run start, ठीक है, एंड सो द रिजल्ट इज हेलो वर्ल्ड, जिसमें एच कैपिटल हो गया आपका, ठीक है, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। सो फाइल को ठीक है, अभी उसकी खैर है। तो या दिस इज एंड यूजुअली वी यूज लोडैश, वी इंपोर्ट इट एज अंडरस्कोर, तो हम ऐसे यूज करते हैं इसको, आपको ऑनलाइन भी ऐसे ही नजर आएगा। बट नाउ यू सी हाउ वी add external packages, import them into our file, and then use them. Okay, and this opens a world of possibilities. It's extremely convenient. You always know which packages are included in your project, which version is included. And so when you, let's say I want to send this code to a friend of mine, I want to share it with him, okay, now ये जो एक्चुअल लोडेश का कोड है बहुत ज्यादा कोड है, ठीक है, टू मेनी फाइल्स एंड इसमें से अक्सर यूज भी नहीं हो रही, तो आई डोंट वांट टू लाइक zip this entire folder, because I can do that. Let me show you. I go into यार एक तो ये खोल देता है दफा, हाउ डू आई, तो मैक ओएस में मुझे इतनी तक चढ़ती है कि होम पे जाने का बटन कोई नहीं होता, लाइक व्हाट एक्चुअल बुलशिट इज दिस दिस। अच्छा, कमांड शिफ्ट एच तो बना पड़ता है, टीचिंग FWC6 लेक्चर 13, एंड ये पूरा फोल्डर है, ठीक है। लेट्स से आई कमांड ए दबा के मैं पूरा ऑल सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कंप्रेस, तो एक जिप फाइल बन जाती है, ये पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस lecture 13. Let's say I want to share this with you guys. I send it to you on WhatsApp. You download it on your system. आप आके इसको करते हैं अनकम्प्रेस, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इस पे अनकम्प्रेस हो जाती है। तो इसको ना अनकम्प्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, आपने नोटिस किया होगा। अभी तो सिर्फ एक पैकेज था, अगर इसमें मैं हजारों, अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर ना एटलीस्ट कोई 20-30 पैकेजेस तो होते हैं, ठीक है, किसी भी डिसेंट साइज के प्रोजेक्ट में। बड़े प्रोजेक्ट्स में कई कई 100 पैकेजेस भी हो सकते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है ना, वो बेइंतहा हैवी हो जाता है, देयर आर मीम्स ऑन नोड मॉड्यूल्स। ये देखें, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, बड़ा मशहूर मीम है ये, द सन, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल एंड नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। उसमें इतना कोड होता है, इतना कोड होता है, इतना कोड होता है कि इफ इफ यू एक्चुअली जिप इट एंड सेंड इट टू अ फ्रेंड, वो उसको अनजिप जब कर रहा होता है ना, तो वो अनजिप करने में पता नहीं कोई 10-15 मिनट लग जाते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड इंस्टेड डू, इसके आप सिंपली नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि पैकेज जेसॉन हमारे पास पड़ी हुई है। पैकेज जेसॉन इज लाइक द ब्लूप्रिंट, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ना कि कौन सी लाइब्रेरीज है और उनका कौन सा वर्जन है, वो बाद में डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। एवरीथिंग इन नोड मॉड्यूल्स कैन बी recreated using this package JSON file. So all you need to do is that you now, this is what you compress and send to your friend. Teaching web.c3 lecture 13, command A, you compress it. Now your friend, he uncompresses it, he opens this, let's say in VS Code. So let me, तो न्यू विंडो, वो क्या करता है, वो ऐसे जाता है डेस्कटॉप पे अपने, और वो इस फोल्डर को खोल लेता है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। वो लिखता है कैसे, यहाँ पे npm फाइल है। नाउ जो हाँ अलाउ कर दें, जो रिवायत है ना, ये जो 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 ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन बल्कि कहना चाहिए, कन्वेंशन है, वो ये है कि वेन एवर यू वांट टू रन एन एनपीएम प्रोजेक्ट, आप एक फाइल खोलते हैं, आपको नजर आता है पैकेज जेसोन फाइल पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये एक नोड जेएस प्रोजेक्ट है, एनपीएम प्रोजेक्ट है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, आप सबसे पहले आके npm इंस्टॉल रन करते हैं, npm इंस्टॉल, दैट्स इट। आप क्या देखो, पहले हमने npm इंस्टॉल लोडाश ऐसे किया था, वो ये है जब when you want to add a specific package to this repository, we're not adding anything to this repository, what we want, इसकी पैकेज जेसॉन में जो जो पैकेजेस लिखे हैं, जो जो पैकेजेस इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, वो पैकेजेस इंस्टॉल कर दो। तो इसलिए हम रन कर रहे हैं सिर्फ npm इंस्टॉल। व्हेन वी रन दिस कमांड, व्हाट npm विल डू इज कि वो इस फोल्डर में पड़ी हुई पैकेज जेसॉन फाइल को पढ़ेगी, उसमें जो जो पैकेजेस लिखे हुए हैं, उनके जो जो वर्जन लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली वो पैकेजेस वो वर्जन उठा के नोड नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगी। ये देखें, एंटर करते हैं, वो बन गया नोड मॉड्यूल्स, उसमें पड़ा हुआ है लोडैश, ठीक है। और फिर हमें पता होता है कि हमने npm रन स्टार्ट रन करना है। तो ये चीज ना मुसलमा है। आप दुनिया में कहीं भी कोई भी नोड ऐसा एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे ना जो नोड जेएस पे बना हुआ है, तो उसको रन करने के यही दो स्टेप्स होंगे हमेशा, npm इंस्टॉल, npm रन स्टार्ट, ठीक है। npm इंस्टॉल, npm रन स्टार्ट, ये दो ही कमांड आपने रन करने होते हैं, ठीक है। एंड दैट मेक्स थिंग्स वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। एंड नाउ योर फ्रेंड कैन रन इट, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, अगर ये ना नो npm ना होता, तो क्या करना पड़ता आपको, ठीक है। आपको अपने दोस्त को कहना पड़ता कि यार सुन, ये मेरा कोड है, ये मैं तुझे भेज रहा हूँ, ठीक है। इस कोड को रन करना है तूने, और तूने क्या करना है कि फलां जगह से जाके ना वो स्पेसिफिक लोडेश लाइब्रेरी है, वो डाउनलोड करके
उसके साथ इसको रन करना है, ठीक है। तो वो इस तरह के मसलों से आप यू अवॉइड दीस सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने आपको जो जो ज्यादा बड़ा मसला है मैंने आपको बताया था, वेयर मॉड्यूल्स रिक्वायर other modules and you have several different versions of those sub modules being used by different modules। इस तरह की जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज केस है, यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम। आप बस npm इंस्टॉल करके एक पैकेज पकड़ते हैं और उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, और अंडर द हुड सारी चीजें वो पैकेज मैनेजर हैंडल कर लेता है, ठीक है। आई सीन दैट प्रोजेक्ट्स कीप आर रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल एंड देन रन npm अच्छा वो npm रन रिक्वायरमेंट्स नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल आपको मिलती है पाइथन में। एंड सो ये npm packages wala काम, it's quite convenient। And I don't exactly know whether Python took inspiration from Node.js or did they just come up with it on their own, but they now do a very similar thing where all the requirements needed to run a project or the all the required external libraries, they write them in a file called requirements.txt, और आप वहां पे जाके pip install dash r requirements.txt लिखते हैं, तो वो pip क्या करता है, pip is again उनका पाइथन का वर्जन ऑफ npm। आई थिंक वो उसको पता नहीं पैकेज समथिंग, नॉट श्योर उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी ये करता है रिक्वायरमेंट्स टीएक्सटी में देखता है कौन कौन से पैकेजेस हैं, उनकी क्या क्या वर्जन है, और वो लाके इंस्टॉल कर देता है। बट देयर आर सम वेरी मेजर डिफरेंसेस पाइथन में, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में ना अ फोल्डर इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो आइसोलेटेड होता है, क्योंकि उस फोल्डर की जितनी भी उस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो वहीं पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर नीटली पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ भी ग्लोबल नहीं है। पाइथन में बाय डिफॉल्ट इफ यू गो एंड यू डू पिप इंस्टॉल समथिंग, ठीक है, कोई पैकेज जैसे कि लेट्स से एक्सप्रेस या फ्लास्क सॉरी फॉर एग्जांपल, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल करता है पूरे लैपटॉप पे, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अब उनको फ्लास्क अवेलेबल हो गया, वो इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अनलेस you create what is called in Python a virtual environment, या आप कोई environment manager जैसे कोंडा एनाकोंडा यूज करते हैं, फिर वो एक सेल्फ कंटेन्ड सी चीज बन जाती है, लेकिन वो भी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। आई एब्सोल्युटली हेट पाइथन, बट या उसमें थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। बट या द रिक्वायरमेंट्स फाइल दे हैव एंड द पैकेज जेसन वी हैव are not exactly the same, but yeah, that does a similar thing to what this dependencies list does in package.json, ठीक है। So that's what it is, ठीक है। अच्छा, so now I'll just close this one because we have our own here, uh, and now we have a basic project। मैं लोडैश अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैंने आपको बस ये एग्जांपल के लिए दिखाई थी, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आई इंस्टॉल, अब हम एक सर्वर लिखने लगे, अपना पहला सर्वर आज लिखेंगे हम, बहुत बेसिक सा, एंड देन आई लेट यू गो, क्योंकि आज हम प्री रेक्विजिट्स पढ़ रहे थे। सो हम अपना पहला सर्वर आज लिखने लगे। हम रखेंगे, हमें उसके लिए जो चीज चाहिए दैट इज एक्सप्रेस। इट्स अ लाइब्रेरी that allows you to write servers very easily। You can also write it without express using the http module जो node.js के साथ आता है, ठीक है। आप उस उसको यूज करके भी लिख सकते हैं, बट इट्स वेरी लॉन्ग कोड। लाइक लेट मी आस्क कर्सर टू जनरेट इट फॉर यू। जनरेट बेसिक हेलो वर्ल्ड सर्वर node.js using only the using the http module, not express। ये ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, HTTP हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। HTTP मॉड्यूल ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, इसको आपको npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमने होस्ट नेम और पोर्ट डिसाइड किया, हमने http डॉट क्रिएट सर्वर का फंक्शन कॉल किया, उस पर कॉल बैक पास किया, जिसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, रिक्वेस्ट मिलता है और रिस्पॉन्स मिलता है। रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और रिस्पॉन्स आप यूज करते हैं टू सेंड द रिस्पॉन्स। तो हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड सेट किया 200। हमने रिस्पॉन्स की जो कंटेंट टाइप मैं आपको बता रहा था ना, वो हमने सेट किया टेक्स्ट स्लैश प्लेन, यानी हम उसे कह रहे हैं कि हम HTML नहीं भेज रहे तुझे, ब्राउजर से कह रहे हैं हम तुझे प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं, और क्या भेज रहे हैं रिस्पॉन्स में, हेलो वर्ल्ड, ये टेक्स्ट भेज रहे हैं हम उसको, ठीक है। और फिर सर्वर जो है लिसनिंग स्टार्ट कर देता है एट अ स्पेसिफिक पोर्ट, एंड दैट्स बेसिकली इट। ये तो, लेकिन बट अगेन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। मैं भी आपको समझाता हूँ ये सारी चीजें, पोर्ट्स क्या होते हैं, ये वो सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको। बट फॉर नाउ वी यूजिंग एक्सप्रेस। मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, ये आगे एक्सप्रेस। आई विल इंपोर्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जब आप इंपोर्ट करते हैं आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है एक्सप्रेस, ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। यू
कॉल दिस फंक्शन, सॉरी आपको ये फंक्शन मिलता है, ठीक है। व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन इट गिव्स यू व्हाट इज कॉल्ड एन ऐप, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ऐप इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स यू कैन से वी हैव क्रिएटेड अ न्यू ऐप, ठीक है। ऐप कंटेन्स सेवरल इंपॉर्टेंट functions inside it. This is an object, ऑब्जेक्ट डॉट करके आप उसके अंदर के सारे फंक्शंस और प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक लिसन का फंक्शन होता है जिसे आप कॉल कर देते हैं। जब आप इसको कॉल करते हैं तो ये जो सर्वर है इट स्टार्ट्स टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको इसको एक पोर्ट नंबर भी देना होता है, मैं वो आपको थोड़ी दिन बताता हूँ कि पोर्ट नंबर क्या होते हैं। बट लेट से मैं इसको 3000 देता हूँ, या लेट मी गिव इट 4000। तो ये इस पोर्ट पे लिसन करना शुरू हो गया है। आई कैन नाउ सेंड, लेट्स रन दिस सर्वर, npm रन स्टार्ट। तो ये सर्वर चलना शुरू हो गया। आई कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर बाय राइटिंग, क्योंकि ये मेरे ही इसी लैपटॉप पे चल रहा है, इसलिए मैं इसी लैपटॉप को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लोकल होस्ट, और कॉलन लिख के मैं पोर्ट नंबर लिखूंगा विच इज 4000 एंड एंटर। नाउ इट सेज कैन नॉट गेट स्लैश, व्हाई, बिकॉज आवर सर्वर, उसमें हमने बताया नहीं हुआ कि रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। अगर गेट रिक्वेस्ट आए किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे तो क्या, यूआरआई पे तो क्या करना होता है, हमने कुछ बताया नहीं है बेचारे को, उसको पता कुछ नहीं है। तो फिलहाल वो बाय डिफॉल्ट जो है ये भेज देता है। एक्सप्रेस जेएस जो है बाय डिफॉल्ट इट सेंड्स कैन नॉट गेट स्लैश, ठीक है, कि वो कहता है मुझे गेट रिक्वेस्ट स्लैश यूआरआई, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो वो ऐसे ये आपको भेज देता है। नाउ आई टेक अ मिनट टू टीच यू व्हाट पोर्ट्स आर, ठीक है। सो व्हाट आर पोर्ट्स, यू हैव, अब फिलहाल हम सिर्फ सर्वर, अब हम ना सर्वर को देखना शुरू हो जाते हैं। थिंक ऑफ योर सर्वर। ये आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है। अब एक सर्वर, जैसे कि एक एक्चुअल कोई भी एक सर्वर होता है ना, मैंने आपको एक कंप्यूटर भी होता है, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे इस वक्त एक सर्वर एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही किसी कोई एक कंप्यूटर होता है और उस पर एक एप्लीकेशन चल रही है, उसे हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब उस कंप्यूटर पे बहुत सी चीजें चल रही होंगी, जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप पे इस वक्त स्लैक चल रहा हो सकता है, ब्राउजर चल रहा है, बहुत सी एप्लीकेशन है पॉइंट इज के जो इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, जिनको इंटरनेट से डेटा रिसीव हो रहा है। जूम है, जूम को आपकी ऑडियोज रिसीव हो रही हैं, आपके चैट में मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। मेरे पास बैकग्राउंड में स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल रहा होगा, मेरे पास बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा होगा जिस पे किसी वीडियो का डेटा आ रहा है, वो वीडियो चल रही है। बहुत सी चीजें है ना मेरे लैपटॉप के अंदर। इस कंप्यूटर, इमेजिन दिस इज एज माई कंप्यूटर। अब इंटरनेट से बहुत सी चीजें आती होंगी इसके पास, ठीक है। एक रिक्वेस्ट इंटरनेट से कुछ डेटा आता है जो कि इट्स इंटेंडेड टू बी फॉर यूट्यूब, कोई यूट्यूब की वीडियो में इस पे प्ले कर रहा हूँ वो आ रही है, ठीक है। इस पे आता है कोई, लेट से ये जो हम जूम पे बात करें, जूम में आपने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज भी जा रहा है कि इंटरनेट से ही आता है, और कहाँ से उसने आना है। इसी तरह से um, अगर एक लेट से बाहर से कहीं से एक रिक्वेस्ट आती है इस सर्वर को, ये जो सर्वर मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी जा रहा है कि इंटरनेट से ही आएगी। या जा रहा है कि मैं ये सर्वर अगर अपने आप को भी रिक्वेस्ट भेजता है तो इसको ऐसे ही लगता है कि जैसे इंटरनेट से आ रही है, मतलब ऐसे ही वो सेल्फ रिक्वेस्ट भी भेज सकता है सर्वर, बट स्टिल दैट स्टिल लुक्स लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब आप अपने ही आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट निकलती है इसमें से और वो वापस इसके अंदर ही आ जाती है वापस, ठीक है। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट फॉर दिस सर्वर that we have just created, that's running, right? So the question is, how does the laptop or the computer know कि कौन सा डेटा जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, किस एप्लीकेशन के लिए आ रहा है। बहुत सी एप्लीकेशन चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, जूम चल रहा है, सर्वर चल रहा है, 15 एप्लीकेशन चल रही होंगी जो नेट कंज्यूम करती हैं। सो व्हाट हैपेंस इज के ईच response that comes to the server, or every piece of, let's say, every packet, or you can say every piece of information that comes from the internet, it contains a port number, it contains कि ये जो डेटा है ये किस पोर्ट पे जा रहा है। नो व्हाट आर पोर्ट्स, जिस तरह आपके फिजिकल पोर्ट्स होते हैं ना, आपके कंप्यूटर के ऊपर आपके पास यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, और आपके पास टाइप सी पोर्ट्स होते हैं, आपके पास यूएसबी ए पुराने वाले यूएसबी वाले पोर्ट्स होते हैं, और आपके पास वो 3.5 मिलीमीटर जैक वाला पोर्ट होता है, इस तरह के पोर्ट्स होते हैं। व्हाट आर पोर्ट्स, पोर्ट्स अलाउ डेटा टू कम इनटू the the machine and allow data to go out of the machine, right? ऐसे ही है। इसी तरह से an operating system has some virtual ports, you can think of them as conceptual ports, वो actual सुराख नहीं है, they are conceptual ports, and you can think of them
just like holes. ठीक है? And so what happens is your operating system has, let's what we should call, let's say virtual ports. ये सुराख हम इनको इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है? ये आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ेंगे ये सुराख, ठीक है? Anything, any information that goes out of this computer to the internet or comes into this computer from the internet must pass through one of these ports. ठीक है? And now, and these ports, how many are there? They are like thousands and thousands of them, and each port is represented by a number, and these numbers are numeric. So port number one, I don't know, one से शुरू होते हैं कि zero से शुरू होते हैं. Port number two, port number three, port number four, and so on. ठीक है? And some of these ports are special ports. So for example, port 80. This is the port that HTTP uses. Whenever you send a request to any server, आप अपने browser में जब लिखते हैं facebook.com, what happens? Your browser takes that name, sends it through DNS and finds the IP address of the server. ठीक है? इस IP एड्रेस के ऊपर अब एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है. ठीक है? ये जो रिक्वेस्ट जाती है उसके अंदर मैंने आपको क्या चीजें बताई थी कि जो आपका क्लाइंट है, यहाँ पे कहीं बैठा हुआ क्लाइंट, वो जब रिक्वेस्ट भेजता है उसके अंदर रिक्वेस्ट का मेथड होता है, HTTP प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए उसमें URI पड़ा होता है. ठीक है? कोई भी डेटा इंटरनेट पे भेजते हुए आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, जहां पे आप आईपी स्पेसिफाई करते हैं ना, कि वो कौन सी मशीन है जिसको मैं ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप उसका आईपी स्पेसिफाई करते हैं, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है. साथ में उस मशीन का पोर्ट भी स्पेसिफाई करते हैं कि उस मशीन को जब एंटर करना है तो किस पोर्ट पे करना है. यूजुअली हम कॉलन के बाद इस तरह लिखते हैं, कॉलन एंड देन द पोर्ट नंबर. तो जब भी कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है, जैसे आप ब्राउजर में कुछ लिख के एंटर करते हैं, फेसबुक के सर्वर को आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट फेंकता है, तो वो जिस पोर्ट पे भेजता है पोर्ट 80 होता है. ठीक है? हमेशा ऑल एचटीटीपी रिक्वेस्ट गो थ्रू पोर्ट 80. ठीक है? HTTPS इज अनदर प्रोटोकॉल जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, वो पोर्ट 443 यूज करता है. और भी बेशुमार इस तरह की सर्विसेज हैं. FTP है, which is file transfer protocol used to transfer files between one machine and the other. This uses I think port 22, if I am not wrong. और भी होते हैं, SSH है, और इस तरह के और भी बहुत से हैं. तो कुछ पोर्ट्स हैं जो कि फिक्स्ड है, मतलब जो कह लें कि रिजर्व्ड है. आप अपनी एप्लीकेशन जो है पोर्ट 80 पे तभी चलाएंगे अगर आप एक सर्वर लिख रहे हैं. जैसे यहाँ पे आई कैन रन दिस ऑन पोर्ट नंबर 80. ठीक है? एंड प्रोडक्शन पे जो सर्वर्स चलते हैं वो पोर्ट 80 के ऊपर ही चलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को जब रिक्वेस्ट भेजेगा वो हमेशा पोर्ट 80 पे भेजेगा. ठीक है? और अगर HTTPS पे चल रही है वेबसाइट तो आप 443 पोर्ट पे लिसन करते हैं. बट यू सो दिस इज व्हाट आई मीन नाउ, एंड यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि when I say I am listening on port 4000 here, or let me change this to port 80 for example. When I say this application is listening on port 80, what I mean is that when my program starts, it tells the operating system, when it starts, it tells the operating system कि यार पोर्ट नंबर 80 पे जो है ना, उसमें से जो कुछ भी आएगा वो मुझे भेजना है तुमने, और उसमें से बाहर भी जो कुछ भेजना है मैं भेजूंगी. ठीक है? और एट अ टाइम एक पोर्ट एक एप्लीकेशन रिजर्व करती है. तो एक ये हमारा एप्लीकेशन जब ये चलेगा ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी यार पोर्ट 80 अवेलेबल है. वो कहेगा हाँ. अभी किसी और एप्लीकेशन ने पोर्ट 80, कोई और एप्लीकेशन नहीं है जो पोर्ट 80 पे लिसन कर रही है. तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आई एम लिसनिंग ऑन पोर्ट 80. एनीथिंग दैट कम्स थ्रू पोर्ट 80, send it to me. ठीक है? So now if someone sends a request to your computer on port 80, it goes to the operating system, and the operating system says कि अच्छा मुझे पता है फलानी एप्लीकेशन ने मुझे कहा था कि ये मुझे भेजनी है, तो आपको भेज देता है वो. एंड वहां से आगे फिर वो Node.js के पास आ जाती है, एंड वहां से आगे यू प्रोसेस इट. ठीक है? एंड यू रिटर्न द रिस्पॉन्स बैक थ्रू पोर्ट 80. ठीक है? दैट्स हाउ यू डू इट. और अगर उस टाइम पे एक और एप्लीकेशन आप चलाते हैं पोर्ट 80 पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी मुझे पोर्ट 80 चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा नहीं सॉरी, पोर्ट 80 इज ऑलरेडी बीइंग लिसन टू बाय अनदर एप्लीकेशन. तो एक टाइम पे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है कि वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, लेता है, और वो एक ही जाहिर है कि एप्लीकेशन को देगा. एंड दैट मेक सेंस एज वेल, राइट? अगर दो एप्लीकेशन होती तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट आई है, किसी एक यूजर ने भेजी होगी. ठीक है? कोई कोई यूजर है, उसके ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है. अगर यहाँ पे दो एप्लीकेशन होती, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों एप्लीकेशन को ये रिक्वेस्ट दे देता है. अब दोनों डिफरेंट रिस्पॉन्स रिटर्न करती हैं, यूजर को कौन सा वाला भेजे. ठीक है? डज नॉट मेक सेंस ना. तो इसलिए इट मेक सेंस के इट गोज टू वन एप्लीकेशन सेंड्स वन रिस्पॉन्स. ठीक है? दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो these are what ports are. ठीक है? And any production server, it will be running on port number 80. Port number
3000 and above are usually what we use for development and for testing and so on. I think Skype used to use port number. Um, let's look into this. Common ports used by common popular applications like Skype, BitTorrent, etc. हाँ, TCP/CT ये तो है, ये प्रोटोकॉल है। स्काइप यूज टू यूज 443, ये वाले यूज 3478 से 3481 तक यूज करता था। ये भी यूज करता था 5000 से 60000 वाले रेंज में। बिटटोरेंट ये वाले यूज करता है। मुझे याद है मेरे पास बचपन में एक इशू आता होता था कि स्काइप एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई थी और मैं एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करता था और उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता था। वो दोनों एक ही पोर्ट यूज करना चाह रहे होते थे, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था और मुझे दोनों में, मैं एक टाइम पे दोनों में से एक ही चला सकता होता था। तो इस तरह के मसले भी आ जाते होते थे। बट अगेन द पोर्ट नंबर्स वो 50,000 और एक लाख तक भी जाते हैं। तो अगेन इस तरह के कोलिजन्स बहुत रेयर होते हैं। हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह भी हम कर रहे हैं, तो यूजुअली हम पोर्ट नंबर 3000 या 4000 या 3030 या ऐसे करके कुछ यूज करते हैं। जैसे मैं 4000 अभी यूज कर रहा हूँ। तो दीज आर व्हाट पोर्ट नंबर्स आर। ठीक है। एंड नाउ आई जस्ट राइट अ बेसिक एंड पॉइंट फॉर यू एंड देन वी विल एंड द लेक्चर। ठीक है, क्योंकि घंटा हमारा होने में कुछ कुछ मिनट रह गए। सो इसी ऐप के ऊपर now आपको ये समझ आ गई कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से दिस सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन देन? एंड नाउ आई कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू इट। मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ और फिर कॉलन के बाद पोर्ट नंबर लिखता हूँ। व्हाट दैट मींस इज कि आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू माय ओन सर्वर एंड थ्रू व्हिच पोर्ट 4000। so when I start my server over here, what it does is इस ये स्टेटमेंट क्या करती है? This application that's running in this terminal, it tells the operating system port 4000 से जो कुछ आएगा वो मुझे देना है तुम्हें। ठीक है, और operating system says yes, and so you see कि here this application continues to run, it's still running। ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे freeze हो गई है because the server is now waiting, it's listening। a server is a perpetual application। अगर ये मेरा लैपटॉप क्यामत तक चलता रहता है तो ये सर्वर चलता रहेगा क्यामत। ठीक है, it's not like a program that just ends। अगर एक ऐसे होता है यहाँ पे, now this is a code that ends. If I run it, it runs and it stops, and then I can run a new command. In this terminal is now free. But with a server is a perpetual program. It continues to run forever and ever। क्योंकि वो वेट कर रहा है ना रिक्वेस्ट आने का, जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उतनों का रिस्पॉन्स भेज देगा वो। ठीक है, तो ये चलता रहता है हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे ही होता है ये। ठीक है, सो आई कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू इट लाइक दिस। ठीक है, नाउ अभी तो ये इसको हैंडल करनी नहीं आती रिक्वेस्ट, मैं इसको सिखा देता हूँ। मैं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और भी कुछ फंक्शन है, जैसे इसमें गेट का फंक्शन है। दिस इज व्हाट यू यूज टू टेल दिस ऐप, दिस सर्वर, कि अगर एक गेट रिक्वेस्ट आए तो क्या करना। ठीक है, और आप इसको यूआरआई भी बताते हैं। आप उसे कह रहे हैं कि अगर स्लैश यूआरआई पे गेट रिक्वेस्ट आए तो मेरा ये फंक्शन रन कर देना। नाउ यू सी के वो हमें कॉल बैक की जहां भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि अगेन दिस इज इवेंट ड्रिवन, राइट? जिस तरह हम क्या करते थे ना, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, हम बताते हैं कौन सा इवेंट और जब वो रन होगा, जब वो इवेंट व्हेन इट विल टेक प्लेस रन दिस फंक्शन। और हमें यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी मिलता था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम कह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कह रहे हैं जब एक गेट रिक्वेस्ट आए इस यूआरएल के ऊपर, मेरा ये फंक्शन रन कर दे। जब एक्सप्रेस इस फंक्शन को रन करता है, इसको वो दो चीजें देता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट, आई कैन कंसोल लॉग इट फॉर एग्जाम्पल, and response we can use to send a response. For example, you can say response dot send hello world like this। I'll restart this server, it's running now। I'll send a request again here and it says hello world now। ठीक है, and if you come back here, मैंने चूंकि कंसोल लॉग किया था रिक्वेस्ट को, यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट कंसोल लॉग होगी। ये रिक्वेस्ट मैंने कंसोल लॉग किया हुआ है, इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या ही कुछ पड़ा हुआ है, बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें से अक्सर मुझे नहीं, ये किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, अम, और भी चीजें, ये किस ब्राउजर से आई है, मोजिला 5.0, इंटेल मैक। हालांकि मेरा इंटेल मैक नहीं है, मेरा वो है, अम, मेरा वो है M4 है। बट स्टिल ये कभी कभी दिस इज नॉट रिलायबल। ये जो आती है ना यूजर एजेंट होता है। और भी इसमें चीजें लिखी हैं, मैक ओएस, गूगल क्रोम कह रहा है ये, अच्छा मोजिला, मोजिला पता नहीं क्यों कह रहा है, लेकिन मैं मोजिला पे नहीं हूँ। कुछ वो भी होती है एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस, बताता है आपको। रिक्वेस्ट के अंदर लिखा होता है कि जो ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है।
ताकि आप अगर वो कोई और लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो आप उसको उस लैंग्वेज में एचटीएमएल फाइल भेज दें। ये अभी मैं जिस एप्लीकेशन में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ हम 3 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करते हैं। तो हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि रिक्वेस्ट की हेडर में क्या लिखा हुआ है कि वो कौन-सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, हम उसी लैंग्वेज के अंदर उसको रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो ये अभी हमने एक पहला एंड पॉइंट अपना और पहला सर्वर एप्लीकेशन लिख लिया है। अम तो या आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। I'll just let you take a poll and then if you have any questions, do ask. Otherwise, we'll continue next time.